नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की एक बहुत बड़ी खबर है। नीतीश कुमार साहब ने बीजेपी का जो कॉलिशन था वो छोड़ दिया है और ओवरऑल आरजेडी यानी कि जो लालू प्रसाद यादव जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ अलायंस बना के सरकार बना ली है। चीफ मिनिस्टर अभी के लिए बिहार में यही है। इसको लेके ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ मेमेज भी शेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के साथ रहूं, आरजेडी के साथ मिलूं या सोनिया जी से बात करूं, सीएम तो मुझे ही रहना है। तो पॉलिटिक्स में भाई जब इस प्रकार की एक्टिविटीज आती है तो थोड़ा मजाक वगैरह भी उड़ाया जाता है। हालांकि अगर कोई नीतीश कुमार साहब का फैन है तो प्लीज नाराज मत होइएगा। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पैसेंजर्स, इंटरनेशनल पैसेंजर्स का डाटा यहाँ पे कस्टम्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। गाजा वायलेंस को लेके इंडिया ने क्या बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश के साथ रिवर डील्स को लेकर बातचीत हो रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इसको देखेंगे। मंकी पॉक्स की क्या कॉम्प्लिकेशन है बच्चों में, इसके बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि अगर कंसेंशुअल सेक्स एक जेन्युइन प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे होता है और बाद में किसी वजह से ओवरऑल वो मैरिज नहीं हो पाती है तो उस केस में रेप का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और पीएसयू हेल्थ इंश्योरेंस को पिछले 5 साल में 26,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। तो ये तो करंट अफेयर्स है। एडिटोरियल में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो विड्रॉल था वो सही नहीं था। फेयर ट्रायल की यहां पे बात की जा रही है। फेयर ट्रायल में जो मीडिया ट्रायल है इसको अवॉइड करने की जरूरत है। उसके साथ साथ यहां पे बात की जा रही है स्पेस टू लर्न। ये जो हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसरो अपने आप मुंह चुकाता नहीं फिर रहा है, लेकिन सामने आके गलतियों को बता रहा है। फिर और भी कुछ आर्टिकल्स है, समय के हिसाब से मैं यहाँ पे आपके साथ ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट मतलब लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम एट, मतलब अपनी इमेज के तरफ सोच के देखते रहना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि लड़के अपने लुक्स को देखते हैं, भाई सिक्स पैक है कि नहीं। लड़कियां ये देखती हैं कि भाई हम मोटे तो नहीं हो गए कहीं। तो देख के अपने आप को कंटेम्पलेट करना कि हाँ भाई मैं सही लग रहा हूँ नहीं सही लग रहा हूँ, या फिर फ्यूचर को कंटेम्पलेट करना कि यार फ्यूचर में क्या करेंगे, समझ गए। सोचना, गहराई से सोचना कि हाँ भाई इस चीज में क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, इसको आप कह सकते हो कंटेम्पलेट। वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दबाइए दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। लाइक बटन जरूर दबाइए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, एल्गोरिदम में काफी मदद मिलती है। चलिए जीएस पेपर 2 पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। पहली न्यूज, नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को डम कर दिया है, आरजेडी ज्वाइन कर ली है। तो भाई अभी के लिए देखा जाए तो बिहार में पॉलिटिकल हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 2017 में करप्शन को लेके आरजेडी का कॉलिशन छोड़ दिया था नीतीश कुमार साहब ने और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब फिर से इन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, आरजेडी ज्वाइन की है। तो ओवरऑल बीजेपी छोड़ के महागठबंधन ग्रैंड अलायंस यहां पे बनाया है नीतीश कुमार साहब ने। फागू चौहान के सामने नई सरकार का प्रस्ताव रखा है। 164 एमएलए 7 पॉलिटिकल पार्टीज के नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल लंबे समय से नीतीश कुमार साहब बिहार के सीएम है। अगर आप देखो तो पहली बार ये सीएम बने थे नवंबर 2005 में। 2013 में ये बीजेपी से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। 2013-14 में क्यों नाराज थे बीजेपी से? क्योंकि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट चुना गया था नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन 2017 में फिर से नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हो गई, तेजस्वी यादव के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगे थे, तो उन्होंने तेजस्वी यादव आरजेडी को छोड़ दिया, फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब यहां पे फिर से बीजेपी को छोड़ के जेडीयू और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन करके फिर से सीएम यहां पे बन गए हैं नीतीश कुमार साहब। ठीक है भाई। तो कुल मिला के पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप है ये। इसके लिए देखिए एग्जाम में तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अवेयरनेस होनी चाहिए इस प्रकार की न्यूज की तरफ आप। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज बाई पैसेंजर डाटा मिलेगा कस्टम्स डिपार्टमेंट को। एयरलाइंस को ट्रेवलर इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कस्टम्स अथॉरिटी के साथ। कस्टम्स अथॉरिटीज को पता होना चाहिए कौन सा पैसेंजर कब जा रहा है, कौन सा पैसेंजर आ रहा है। तो इससे क्या करेगी कि कस्टम अथॉरिटी एक ट्रेंड को बना पाएगी। जो लोग जरूरत से ज्यादा फॉरेन जा रहे हैं या जरूरत से ज्यादा फॉरेन से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो वो कौन सा सामान लेके आ रहे हैं, क्या कहीं ड्रग स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए नो डाउट ड्रग स्मगलिंग में डीआरआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन मेजर रोल प्ले करते हैं। बट कस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर एयरपोर्ट पे देखिए तो व्हाइट ड्रेस पहने जो कस्टम ऑफिसर से खड़े रहते हैं, सुप्रिंटेंडेंट प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनका काम क्या होता है कि कोई ड्रग स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है, कोई बाहर से कोई सामान बिना ड्यूटी के लेके तो नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉस तो नहीं हो रहा है। तो अगर ये पहले ही इंफॉर्मेशन एयरलाइन के द्वारा इंटरनेशनल प्रोसीजर्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी तो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर हम ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं और ऑफेंसेस को आगे आने वाले समय में प्रिवेंट भी कर सकते हैं। किसी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है तो उसको भी यहां पे देख सकते हैं। तो बेसिकली कस्टम्स एक्ट 1962 एक बड़ा ही क्रूशियल एक्ट है। इंडिया के अंदर जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं उनमें जितने भी पॉलिसी गाइडलाइंस है, जितने भी रेवेन्यू इंप्लीकेशंस है, इसको फुलफिल करना कस्टम्स डिपार्टमेंट का काम है। और इस कंटेक्स्ट में अगर
फॉरेन जाने वाले लोगों का डाटा और फॉरेन से आने वाले लोगों का डाटा एडवांस में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर काम करने वाले जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है, ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशंस के हिसाब से चीजों को एनालाइज कर सकता है और समय समय पे एक्शन ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कस्टम कहीं पे घुस के कुछ भी करेगा भाई। इन्फॉर्म्ड डाटा के हिसाब से प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ओवरऑल कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को चेक किया जा सकता है, स्मगलिंग वगैरह के इंस्टेंसेस को रोका जा सकता है। अभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इट इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, कस्टम्स, इन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो पैसेंजर का नाम, उसका डेट ऑफ ट्रेवल, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कौन सी सीट पे बैठा था, ये डिपार्चर से 24 घंटे पहले ओवरऑल प्रोवाइड कर दी जाएगी किसको, कस्टम्स को, ठीक है ना। और अगर नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो ये एयरलाइंस के ऊपर 25,000 रुपए तक का फाइन, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है पर पैसेंजर। ओके, फिर अगर आप देखो तो नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर बनाया जाएगा पैसेंजर्स के लिए। ये जो नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर है, इसका डाटाबेस ऑलरेडी तैयार है। तो इस डाटाबेस के अंदर समय समय पे ओवरऑल जो ऑफेंडर्स हैं, ठीक है ना, कस्टम्स एक्ट के जो प्रोविजंस को वायलेट करने वाले लोग हैं, इनका एक डाटाबेस अवेलेबल है। इस डाटाबेस को यहां पे पेरूज किया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। यहां पे एक रेगुलेशन 10 की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ, सच डाटा कैन आल्सो बी शेयर्ड विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री अंडर रेगुलेशन 10। जो भी डाटा यहां पे कस्टम्स को प्रोवाइड किया जा रहा है पैसेंजर मूवमेंट का, अगर जरूरत पड़े तो रेगुलेशन 10 के हिसाब से ये दूसरी एजेंसी को या दूसरे देश को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। रेगुलेशन 10 क्या बोलता है, when the passenger name record information relates to any offense under any law for the time being in force at international or national level, the national customs targeting center for passengers may share the relevant information on case to case basis। तो नेशनल कस्टम टारगेटिंग सेंटर फॉर पैसेंजर्स के अंदर जो भी डाटा है, अगर लगता है कि उस डाटा से किसी भी प्रकार के किसी भी क्राइम को, किसी भी लॉ को अपहेल्ड किया जा सकता है, तो ओवरऑल इसको यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2, बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की रिवर वाटर डील, एक ज्वाइंट रिवर कमीशन की मीटिंग हुई है इंडिया और बांग्लादेश ऑफिशियल्स के बीच में, और ये मीटिंग बहुत टाइटली सिक्योरिटी, मतलब कह लो ना एकदम ही प्राइवेसी में हो रही है। बांग्लादेश के ऑफिशियल्स और इंडिया के ऑफिशियल्स बंद कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और बातचीत की कोई भी डिटेल्स बाहर पब्लिक मीडिया में नहीं रिलीज हुई। रीजन क्या है कि बांग्लादेश के अंदर भी रिवर वाटर और वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर भी जो रिवर वाटर है, ये बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। तो इस चीज को लेके अगर बाहर की दुनिया में एजम्पशंस और फेक न्यूज फैलती तो कहीं ना कहीं डील खतरे में आ सकती। इसीलिए इस महीने के एंड तक बिल्कुल चुपचाप से इंडिया और बांग्लादेश बातचीत करके एक मेजर रिवर एग्रीमेंट साइन करने के मूड में, और इसके लिए बातचीत इंडिया बांग्लादेश दोनों की तरफ से चल रही है। मेजर एग्रीमेंट्स बहुत से हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, लेकिन रिवर वाटर्स के डाटा को शेयर करना, फ्लड कंट्रोल प्लानिंग को एक साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, इस कंटेक्स्ट में ज्वाइंट रिवर कमीशन की मीटिंग यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ये सितंबर 6 से 7 में इंडिया में आएंगी। तो उस समय पे अगर ये डील साइन हो जाती है तो ये इंडिया के लिए तो पॉजिटिव चीज है ही, बांग्लादेश के लिए भी है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सरकारी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी अगर जीतती है तो ये इंडिया के फेवर में होगा। ज्वाइंट रिवर कमीशन की बात की जाए तो एक बायलेटरल वर्किंग ग्रुप है, इंडिया बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया था इंडो बांग्ला ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पीस के अंदर, जो कि 19 मार्च 1972 में साइन हुई थी और इंप्लीमेंट हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1972। यहां पे यह बताया जा रहा है कि ये जो कुशियारा नाम की नदी है ना, जो आसाम से बांग्लादेश के अंदर घुसती है, इसको भी जीआरसी के एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और ब्रह्मपुत्र के ऊपर तो यहां पे बातचीत हो ही रही है। तो आवामी लीग की सरकार के लिए ये रिवर डील्स बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ तीस्ता वाटर एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक बर्निंग मुद्दा है तीस्ता वाटर एग्रीमेंट। तीस्ता वाटर एग्रीमेंट को लेकर वेस्ट बंगाल की सरकार भी बहुत सेंसिटिव है, बांग्लादेश भी बहुत सेंसिटिव है। ऐसा बताया जा रहा है कि तीस्ता वाटर्स को लेकर, ये जो बेसिकली तीस्ता नदी है, ये सिक्किम से निकलती है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सिक्किम चुंगथान नाम की जगह से निकलती है। सिक्किम के फ्लड प्लेन्स को बहती हुई जाती है, 2800 स्क्वायर किलोमीटर का इसका फ्लड प्लेन है बांग्लादेश के अंदर। नॉर्थ बंगाल में हाफ अ डोजन डिस्ट्रिक्ट्स की लाइफलाइन है। तो इस पर्टिकुलर रिवर के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है बैक एंड में इंडिया बांग्लादेश के बीच में बातचीत हो रही हो। और ये इस बेसिस पे भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी दिल्ली गई और मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद मोदी जी ने तीस्ता रिवर से रिलेटेड ममता बनर्जी जी से भी कुछ बातचीत की है। अब ओवरऑल क्या बातचीत हुई है, क्या डील साइन होगी, ये तो भाई जब ओपन में डिटेल्स आएंगे तभी पता चलेगा। यहां पे ओवरऑल आपको तीस्ता नदी सब नदी नजर आ जाएंगे।
नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया ने गाजा वायलेंस को उठाया है। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर है हम अभी। नॉन परमानेंट ही है दोस्तों, परमानेंट तो हम लोग है ही, बनना ही मुश्किल है और बनने भी नहीं देंगे चाइना जैसी कंट्रीज हमको। तो भैया इजरायली और पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए। ये जो लड़ाई हो रही है, ये वायलेंस है, ये किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा इंडिया ने बोला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और अभी रिसेंटली ये जो इजराइल गाजा पट्टी के बीच में लड़ाई हुई है, इसमें एक सीज फायर कराया गया। सीज फायर इफेक्टिव हो गया मिडनाइट यस्टरडे से। इसको कराने में इजिप्ट का एक मेजर रोल रहा है। लंबे समय से अगर आप देखो, पिछले कुछ दिनों से, 3 दिनों से इजराइल गाजा पट्टी की बिल्डिंग्स के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। 40 लोग मर चुके हैं, 15 बच्चे यहां पे मर चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स गाजा पट्टी की तरफ दागे गए हैं। गाजा पट्टी भी इजराइल के अंदर रॉकेट दाग रहा है। काफी बड़ी तादाद में यहां पे लोगों की मौत हो रही है। तो इंडिया ने यहां पे बोला है कि भैया इजराइल और पैलेस्टीन की प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है, 2 स्टेट। पैलेस्टीन को अपनी जगह दे दो, उनको अपने बॉर्डर्स दे दो, उनके काम में, उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर ना करे, पीसफुली इजराइल के साथ रहे। ऐसा इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन सुचिरा कंबोज जी ने बोला। प्रीशियस सिविलियन लाइन्स के मरने से कुछ नहीं होगा, लोगों के मरने से, ये भी यहां पे बोला गया। बट इस प्रकार की बातें इंडिया आज से नहीं जाने कब से बोल रहा है, बाकी कंट्रीज कब से बोल रही हैं, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रहा। मैं सुचिरा कंबोज की बात की जाए तो जो फीमेल स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये आप कह लो एक इंस्पिरेशन है। आप कह सकते हो कि ये पहली वो वुमेन एम्बेसडर है इंडिया की टू द यूनाइटेड नेशंस। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बोला कि हमने ये वायलेंस इसलिए किया है क्योंकि एक ग्रुप है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का, वो ओवरऑल लगातार इजरायली एसेट्स के ऊपर अटैक करता है। तो इजराइल को काउंटर अटैक करना पड़ेगा, इसलिए हम यहां पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। ये जो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट है पैलेस्टीन के अंदर, ये एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1981 में बना था। मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि इजिप्ट में बना था, उसका ये पार्ट है। और ये आइडियोलॉजिकल क्लोज है ईरान के इस्लामिक रिजाइम के। और ईरान का इस्लामिक रिजाइम एंटी इजराइल एक्टिविटीज को फंड करता है, दुनिया को पता है। यहाँ पे 2 वीडियोस मैं आपके लिए बनाई है, हु वन द वॉर, इजराइल और हमास, और वाई इजराइल इज सो पावरफुल, इजराइल लोकेशन ऑन मैप। ये दोनों ही वीडियोस देख लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सी बैकग्राउंड इन्फो इंपॉर्टेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज बीएस पेपर 2 इश्यूज ऑफ हेल्थ में काम आएगी। मंकी पॉक्स कॉम्प्लिकेशंस मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। देखिए मंकी पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन बच्चों में और खतरनाक तरीके से उभर के आ रहे हैं, ऐसी कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बता रही हैं। अगर बच्चों के अंदर मंकी पॉक्स हो गया तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, सेप्सिस, केराटिटिस और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा हैं। इसके रिस्पेक्ट में अभी एक रिपोर्ट छपी है, मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स रिस्क टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। कहां पे? मेडिकल जर्नल लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के अंदर। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया कि पहले के जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स हुए उसके कंपैरिजन में अभी का जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक है, इसमें मॉर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स बढ़ गए हैं। और यहां पे हाई इनकम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं। जो बच्चे हैं यूएस जैसी कंट्रीज में, वो भी यहां पे इफेक्ट हो रहे हैं। इससे पहले जब मंकी पॉक्स फैलना शुरू हुआ था, तो उस समय पे जो आप कह लो मोर्टिलिटी थी, केस फैटिलिटी रेट था। केस फैटिलिटी मतलब कि अगर 100 लोगों को मंकी पॉक्स होता है तो 0 to 11% लोगों की मृत्यु हो सकती है। अभी के लिए केस फैटिलिटी रेट 3 से 6% है। लेकिन जो वायरस का स्ट्रेन फैल रहा है, ये और आप कह लो स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं मोर्टिलिटी फैक्टर को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फैक्टर में बहुत खराब तरीके से मंकी पॉक्स का जो वायरस है इंपैक्ट मार रहा है। वैसे तो देखिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का अभी भी बोलना है कि मंकी पॉक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी कंक्लूजन अभी हम नहीं कर सकते। नो डाउट दिस इज अ ड्रेडेड डिजीज, बट ये ड्रेडेड डिजीज लॉन्ग टर्म में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कितना खतरनाक होगा, इसके बारे में अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि बच्चों के अंदर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल के अंदर ये खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि वैसे तो हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब की गाइडलाइन से देखो तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अगर आपका इम्यून सिस्टम सीज है तो 2 से 4 हफ्ते में आप ठीक भी हो जाओगे। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव बताई जा रही है। ये एक कह सकते हो एक अच्छी न्यूज है यहाँ पर। फिर अगली न्यूज जीएस पेपर 3 में, पीएसयू हेल्थ इंश्योरेंस को 26,364 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में। यहां पे 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस की बात की जा रही है। एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एक है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एक है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एक है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। 2016-17 से 2020-21 में इन 4 कंपनीज को हेल्थ सेक्टर पोर्टफोलियो में 26,364 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के चलते इन पीएसयूज का बाकी डोमेन में जो फायदा है ना, वो भी ऑफसेट हो गया है। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि बाकी सेक्टर्स में फायदा यहां पे ऑफसेट हो गया। ये जो पीएसयू इंश्योरर्स है, इनका जो मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आगे आ रहे हैं और शायद ये पीएसयूज खुद पीछे हटना चाहते हैं। रीजन बीइंग ओवरऑल कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो रहा है पब्लिक हेल्थ को फाइनेंस करने में इंश्योरेंस
देयर नेम है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यहाँ पे एक रिपोर्ट दी थी कि जो कंबाइंड रेशियो होता है इन हेल्थ पॉलिसीज का पब्लिक सेक्टर का, वो 95% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना एक्सपेंडिचर होता है एक पॉलिसी को लेने में, और ओवरऑल लॉस अंडर राइटिंग, मतलब कि कल की डेट में इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा रही है और इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने में लॉन्ग टर्म में इतना नुकसान हो गया, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसको आप बोलते हो कंबाइंड रेशियो। ये जो कंबाइंड रेशियो है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप पॉलिसी का, इंश्योरेंस हेल्थ ग्रुप पॉलिसी का, वो 95% ऑफ द पॉलिसी कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पीएसयूज के केस में ये बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, 125 से 165% निकल के आ रहा है। प्लस ये भी बताया जा रहा है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा कि पीएसयू इंश्योरेंस में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम काम करते हैं उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेक नहीं है, वैलिडेशन कंट्रोल्स नहीं है। तो उसके चलते भी ये जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है ये हेल्थ पॉलिसीज को बेधड़ल्ले बिना मतलब सोचे समझे बेचे चले जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज की प्रॉफिटेबिलिटी को और एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। फिर आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। वीडियो पे लाइक का बटन अब तक नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। वृंदा भंडारी जी का आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल विड्रॉ किया गया है ये एक बहुत गलत मूव है। तो वृंदा भंडारी जी यहां पे बोल रही हैं कि भाई नेशनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर पिछले 5 साल से बात चल रही है, तो ये सरकार ने एकदम से इतनी जब बातचीत हुई इसको हटा दिया। ओवरऑल अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक छोटा सा सर्कुलर इशू किया गया और उस सर्कुलर में बोल दिया गया कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। इसने 81 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया था, 12 रिकमेंडेशंस को प्रपोज किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हम इसके ऊपर बना रहे हैं और जल्दी ही एक लॉ हम लोग लेके आएंगे, और अभी के बिल को हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर वृंदा भंडारी बोल रही है दिस इज नॉट द थिंग टू डू। अगर आप देखो तो बहुत लंबे समय से डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर बातचीत चल रही है। 2018 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, बीएन श्री कृष्णा कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 2019 में एक बिल आया। फिर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की रिस्पेक्ट में जो जेपीसी बनी उसकी रिकमेंडेशन 2021 में आई, और फाइनली 2022 में आप सब कुछ वापस कर देते हो और बोलते हो नया लीगल फ्रेमवर्क बनेगा। अब कैसा नया लीगल फ्रेमवर्क बनेगा? क्या नया डाटा प्रोटेक्शन लॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 अंदर के आएंगे, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क आएगा जहां पे पर्सनल और नॉन पर्सनल दोनों प्रकार के डाटा को लीड किया जाएगा, या फिर यूरोपियन यूनियन में जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है उसके हिसाब से कुछ लेके आया जाएगा? तो मिनिस्ट्री के सर्कुलर ने कोई भी यहां पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आगे क्या किए जाने वाला है। बट एक प्रॉब्लम तो यहां पे तय है कि एकदम से इतने लंबे समय से जो कुछ भी लॉफुल एक्टिविटी चल रही है डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाने के लिए, उसको ऐसे विड्रॉ कर लेना, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है ना? तो इस कंटेक्स्ट में ये जो ऑथर है वृंदा जी है वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट याद होगा आपको 2017 का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने ओवरऑल ये रेफर किया था कि भारत सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाने के लिए कमेटी बना रही है। बीएन श्री कृष्णा कमेटी का नाम था। बीएन श्री कृष्णा कमेटी के रिस्पेक्ट में ही ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में बनाया गया था। उसके बाद 2019 में आया, उसके बाद सारी बहस हुई। केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये मैं 3-4 बार इससे पहले आपको बता चुका हूं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग एक्ट्स में, अलग अलग जजमेंट्स में, जैसे आधार एक्ट से रिलेटेड जब बातचीत पहुंचती है, या फिर मान लो कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड कोई भी आप कह लो इशू सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट या किसी भी और जुडिशियल मैकेनिज्म में पहुंचता है, तो अक्सर कर ये बातें उठती कि इंडिया के अंदर एक प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। इस प्रकार के डाटा प्रोटेक्शन लॉ को जानने की जरूरत है। दिसंबर 2019 में सरकार ने पीडीपी बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन रिजीम को लाने के लिए। 2021 में मल्टीपल अमेंडमेंट्स आए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 के थ्रू, जेपीसी बैठी, फाइनली यहां पे हर चीज को विड्रॉ कर लिया गया है और नया लॉ आएगा। अच्छा, जो जेपीसी थी ना और जो पीडीपी बिल था ना 2019 का, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इन बिल्स में ओवरऑल जो सरकारी एजेंसीज हैं इनको बहुत ताकत दी गई थी। नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हो, सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कुछ भी कर सकती हैं। यह बोला था किसने? जस्टिस श्री कृष्णा साहब ने, जिन्होंने ओवरऑल पहले कमेटी को लीड किया था डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाने के लिए। इनफैक्ट अगर आप जयराम रमेश जी की बात करिए तो कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने यह बोला कि भाई अपना डिसेंट नोट दिया कि इस पर्टिकुलर बिल में गवर्नमेंट एजेंसीज को एक सेपरेट प्रिविलेज्ड क्लास बनाया गया। पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट एजेंसी को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट लगा है तो भाई किसी के ऊपर भी स्नूपिंग करो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन बिल्स में एक और इशू उठाया गया था डाटा लोकलाइजेशन का। डाटा लोकलाइजेशन मतलब इंडिया का डाटा इंडिया के अंदर स्टोर करेगा। हालांकि मुझे ये चीज सही लगती है, जो कि क्या होता है, अब जैसे गूगल पे है,
गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट करते हो, गूगल पे के सर्वर्स देश के बाहर है, तो उस कंटेक्स्ट में आपकी जो पेमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो देश के बाहर के सर्वर में स्टोर हो रही है। तो बेटर तो यही रहेगा ना कि इंडिया के अंदर जो सर्वर बना हो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। लेकिन यहाँ पे दो इश्यूज उठ के आते हैं। इंडिया के अंदर जो सर्वर बना है उसको हमारी देश की जो जनता है, सरकार है, वो मीट कर सकती है। तो अब यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। हम अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इस कंटेक्स्ट में बाहर की सरकारें वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर लें, हमारे देश के अंदर सर्वर है तो हमारी सरकार मॉनिटर करेगी। तो अगर आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हो तो भाई हमारा डाटा तो हमारे देश के अंदर रहना चाहिए ना। हाँ, ये आप कह सकते हो कि एक ऐसा नियम कानून बनाइए कि डाटा देश के अंदर रहे लेकिन सरकार उसके ऊपर उतनी आसानी से स्नूपिंग ना कर पाए, सरकार के ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हो। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी बनती है कि ये बोला जा रहा है कि बाहर के सर्वर्स पे डिपेंड करो ताकि ओवरऑल हमारा खर्चा कम हो। ये भी सही नहीं। अब चाइना ने अपने आप को इंटरनेट के फील्ड में इतना स्ट्रांग किया है, हमारे देश का डाटा अगर हमारे पास ही नहीं रहेगा, देश के बाहर रहेगा, तो कभी भी हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। तो पीडीपी बिल के इन प्रोविजंस को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सर्वर होना चाहिए, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, इंडिया की जरूरतों से रिलेटेड, ठीक है ना। हमारी इंफॉर्मेशन देश के बाहर के सर्वर्स पे स्टोर ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिला के पीडीपी बिल 2019 की बहुत सी कमियां थी। इन बातों को लेके बहुत सी बहस हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। इन सब में पूर्ण विराम दे दिया सरकार ने, सारा की सारी जो भी एक्टिविटी हुई है उसको विड्रॉ कर लिया गया और अब एक नया बिल आएगा। वो नया बिल क्या होगा इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। डाटा ब्रीचेस की बात की जाए तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स है वो बताता हूं और इसके बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन लॉ की अर्जेंट बेसिस पे जरूरत है। अगर देखा जाए 2004 से लेकर अब तक की बात की जाए तो भैया हर 100 इंडियंस में 18 लोग डाटा ब्रीच से कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए। 962.7 मिलियन डाटा पॉइंट्स लीक हुए। बहुत सारे नाम, फोन नंबर्स, फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड, मिलियंस ऑफ इंडियंस का डाटा रिस्क पे। इनके डाटा को एक्सप्लॉइट किया जा रहा, सेल किया जा रहा, मिसयूज किया जा रहा इनकी कंसेंट के बिना। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जो गूगल एड्स दिखते हैं वो आपकी कुकीज को कलेक्ट करते हैं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड दिखाते हैं ना। आपका डाटा बिना आपकी परमिशन के कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके हिसाब से आपको एड वगैरह डिस्प्ले किया जाता है। समझ गए? तो ये सब बातें हैं। एक और मुद्दा यहां पे उठाया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट यहां पे क्या एक्शन है। कोई एक्शन नहीं है। देखा जाए तो इंडिया के अंदर अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसके लिए आप कोर्ट वगैरह में जा सकते हो, आपके पास प्रॉपर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन जब बात आ जाती है किसकी, प्राइवेट एक्टर्स की, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, ये अगर आपकी डाटा प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं तब आपके पास क्या प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को क्या कुछ है। तो उसके लिए भी यहां पे डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए उस पर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सरकार ने विड्रॉ तो कर लिया है, नया आएगा, कब आएगा अभी के लिए पता नहीं है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, फेयर ट्रायल गोज बियॉन्ड कोर्ट्स टू पुलिस एंड मीडिया। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि भैया मीडिया को अकाउंटेबल करने की जरूरत है। लीगल इश्यूज में जो मीडिया कहीं पे जाके कुछ भी बोलती है वो सही नहीं है। इसके लिए रिसेंटली जो एक हुई चीज को कोर्ट किया जा रहा है, क्या हुआ कि मोहम्मद जुबैर के, आज न्यूज का जो को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, ये काफी न्यूज में इनको अरेस्ट वगैरह किया गया एक पुरानी ट्वीट के लिए। अब क्या है कि कोर्ट के अंदर इनके बेल ऑर्डर को लेकर बातचीत चल रही थी। ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस भी नहीं किया गया, उससे पहले ही जो पुलिस वाले थे उनको पता चल गया था कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और किसी एक पुलिस वालों ने जो इन्फॉर्मेशन थी वो मीडिया को लीक कर दी और मीडिया इस इंफॉर्मेशन को देश के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। तीन चार क्वेश्चन यहां पे उठते हैं। पहली बात तो मीडिया किसी ओपन कोर्ट ट्रायल के अंदर होने वाली एक्टिविटी के ऊपर स्पेकुलेशन कर सकती है या नहीं कर सकती। दूसरा, मीडिया को जिस पुलिस वाले ने खबर दी उस पुलिस वाले को यह कैसे पता चला कि इसकी बेल पेटिशन एक्सेप्ट होने वाली है, रिजेक्ट होने वाली है। तो ये दो तीन क्वेश्चन को लेकर यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि आज की डेट में मीडिया कवरेज को इतना ज्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया गया है कि भाई मीडिया की रिपोर्टिंग अपने आप में एक ट्रायल बन जाती है। ये सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाले केस में भी यहां पे हमको देखने को मिला। तो बेसिकली देखिए, मीडिया और कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन, मीडिया जब कवरेज करता है और बहुत ज्यादा सनसनीखेज तरीके से कवरेज करता है तो वो अपने आप में एक ट्रायल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जब एक ट्रायल में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि जिस इंडिविजुअल के ऊपर केस हियर किया जा रहा है, एक तो वो यहां पे वल्नरेबल हो जाएगा, उसकी पब्लिक इमेज मीडिया के ऊपर कंटिंजेंट हो जाती है। दूसरा, पुलिस के रोल को यहां पे इंपॉर्टेंट बताया गया। पुलिस वाले किस प्रकार से मीडिया को इंफॉर्मेशन पास करते हैं, क्या लिंक है पुलिस और मीडिया के बीच में, इसके ऊपर यहां पे सवाल उठाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मीडिया पब्लिक परसेप्शन को बदल सकता है। तो जो कुछ भी यहां पे रिपोर्ट किया जा रहा है वो लोग सुनते हैं
और लोग उससे अपना एक बाइस्ड व्यू पॉइंट बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिस इंडिविजुअल के ऊपर केस चल रहा है, उसकी पब्लिक इमेज, उसकी ओवरऑल आप कह लो ये जो भी उसकी इमेज है, वो उसका एक पब्लिक परसेप्शन बनता है। ये पब्लिक परसेप्शन उसके अगेंस्ट जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो क्या ये मीडिया ट्रायल सही है? ऑथर यहां पे ये भी बोल रही कि कभी कभी कुछ सनसनीखेज मामलों में पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पॉलिटिकल ओपिनियन को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के समय पे सेलेक्टिव चीजों को मीडिया को लीक कर देती हैं, और वो सिलेक्टिव चीजें कभी कभी कम्युनल आधार पर खतरनाक हो जाती हैं। भीम कोरेगांव वायलेंस हुआ, तो भीम कोरेगांव वायलेंस के अंदर जो भी डिसेंटर्स थे, उन्होंने जो लेटर लिखे थे, जिन लेटर के आधार पर बताया जा रहा था कि हाँ भाई ये वायलेंस में इन्वॉल्व थे, उन लेटर्स को बाद में जुडिशरी के अंदर एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस नहीं इस्तेमाल किया गया। लेकिन उन लेटर्स के आधार पर भीम कोरेगांव वायलेंस में जो गवर्नमेंट डिसेंटर्स थे, उनकी पब्लिक परसेप्शन की इमेज बनाई गई। ये सब बातें ओवरऑल ऑथर यहां पे बोल रहा है। ओके, वैसे तो देखा जाए तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि भाई पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, या फिर पुलिस पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस के अंदर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस मान लो इन्फॉर्मेशन दे भी रही है, तो मीडिया ट्रायल क्यों कर रही है, मीडिया टीआरपी एथिकल रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रही है? तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी जा रही है भाई? किन किन की? एक तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, दूसरा आपकी मीडिया की। इस अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या किया जा रहा है? क्या पुलिस के ऊपर, मीडिया के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए? तो देखिए, केरला के अंदर अगर आप देखो तो कुछ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस पुलिस के ऊपर लगाए गए कि इन्वेस्टिगेशन के समय पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, आप अपने मन मुताबिक चीजों को लीक नहीं कर सकते लोगों के सामने। कुछ और राज्यों में भी कुछ वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म यहां पे स्टैब्लिश किए गए, लेकिन उन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के चलते पब्लिक के अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रोविजंस को रिलीज नहीं किया गया। अगर आप केंद्र की सरकार की भी बात करो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था मीडिया पॉलिसी को लेकर लगभग 10 साल पहले, और आज की डेट में भी उस ऑफिस मेमोरेंडम को प्रॉपर तरीके से न राज्य की सरकारों द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, ना ही उससे रिलेटेड कोई अपडेट्स राज्य की सरकार के द्वारा रिलीज किए गए। तो करना क्या चाहिए? देखिए, ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट्स में डेडिकेटेड मीडिया सेल्स नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस वाले अपने इन्फॉर्मर सेटअप करते हैं। किसी पुलिस वाले के साथ अच्छी साठगांठ हो गई, और ये अलग अलग लेवल पे होते हैं। हवलदार लेवल पे हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे, आपके लोग आईपीएस के लेवल पे, हर लेवल पे ओवरऑल इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा मीडिया को प्रोवाइड की जाती है। तो बेटर ये नहीं रहेगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डेडिकेटेड मीडिया सेल बना दो। वो मीडिया सेल ऑफिशियल प्रकार से जो भी पुलिस डिपार्टमेंट का व्यू पॉइंट है, वो कह दो आगे बता देगा किसको, आपका जर्नलिस्ट को या मीडिया को, जैसे भी बताना होगा। तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। प्रॉपर स्टेक होल्डर, एक प्रॉपर हायरार्की बीच में बनाने की जरूरत है, स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन चैनल्स यहां पे बीच में बनाने की जरूरत है। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। अभी एक ऑनगोइंग केस चल रहा है जहां पे पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि भाई जो भी मीडिया ब्रीफिंग्स दी जाती हैं पुलिस के द्वारा, उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। पुलिस किस प्रकार से एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में मीडिया को टिप दे सकती है, इस चीज को यहां पे रेगुलेट करने की जरूरत है। इस पुलिस के टिप के आधार पर मीडिया वाले बात का बतंगड़ बना देते हैं, और लोगों के सामने इंफॉर्मेशन एक गलत सेंस में, एक गलत व्यू पॉइंट से पहुंचती है। तो मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है। पुलिस किस प्रकार से मीडिया के साथ बातचीत कर रही है, इस चीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। तब जाके आप फेयर ट्रायल को इंश्योर करवा पाओगे। ओके, एक और आर्टिकल मैं यहां पे डिस्कस करूंगा दोस्तों। आज एक्चुअली में थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं आपके साथ आर्टिकल्स थोड़ा सा तेजी से खत्म कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरे को समय लगेगा तो मैं सारे आर्टिकल्स बाकी भी कवर कर दूंगा आपके लिए। शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि इसके रिस्पेक्ट में एक वीडियो और बनाऊं। यहां पे जो लास्ट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है स्पेस टू लर्न, फेलियर ऑफ एसएसएलवी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा यहां पे खराब हो चुका है। इसके बारे में मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में बात की। तो जो एसएसएलवी रॉकेट था, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट्स थे तीनों स्टेज में, इसका जो बड़ा वेरिएंट है वो है पीएसएलवी। पीएसएलवी में लिक्विड प्रोपेलेंट्स होते हैं, एसएसएलवी में सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं। अब एसएसएलवी छोटा है, ओवरऑल इसका डायमीटर 2 मीटर से ज्यादा का नहीं है, 35 मीटर इसकी हाइट है, वजन इसका कम है, छोटे सैटेलाइट्स को बड़े एफिशिएंटली रख सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो इसीलिए पीएसएलवी के अल्टरनेटिव की तरह एसएसएलवी को रखा गया। अब एसएसएलवी ने तीनों स्टेजेस ऑफ सेपरेशन में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को 356 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रख दिया, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रखा। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट से होगा क्या? सर्कुलर ऑर्बिट में होता तो अर्थ ऐसा है और सैटेलाइट ऐसे घूमता। एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ ऐसा है और सैटेलाइट ऐसे घूमेगा। तो इसमें यह होगा कि अर्थ की जो सबसे पास वाली डिस्टेंस होगी ना सैटेलाइट की, वो होगी 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर चलते ही एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, हवा का प्रेशर इसके ऊपर आएगा, यह अर्थ की तरफ गिरेगा, जल भुन के राख हो जाएगा। तो दोनों सैटेलाइट्स यहां पे, चाहे आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 की बात करो,
चाहे आप यहाँ पे आजादी सैट की बात करो, 135 किलो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 8 किलो का आजादी सैट सैटेलाइट, ये दोनों ही स्पेस में खो चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली धरती की तरफ गिर के ये जल जाएंगे। लेकिन फिर भी इसरो इसको एक पूरी तरीके से फेल्योर नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं सक्सेस बता रहा है। इसरो बता रहा है कि आखिरी समय पे एक सेंसर के माल फंक्शन के चलते ये सारा काम हो गया। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस मिशन इज नॉट अ कंप्लीट फेलियर। हम जल्दी ही वापस लौटेंगे SSLV D2 के साथ। तो यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आई एम सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा तेज किया है आज। बाकी टॉपिक्स को मैं शाम तक कोशिश करूंगा आपके साथ कंप्लीट करवा दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।